नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले युवक की, जो अनजाने में एक जिद्दी और रहस्यमयी पिशाचिनी की नजरों में आ जाता है। उस पिशाचिनी ने उसके साथ क्या किया, उसने किस तरह उसे अपने वश में लेने की कोशिश की, और वह लड़का किस प्रकार अपनी जान और आत्मा को बचाने में सफल हुआ, यही सब आपको आज की इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी में सुनने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मेरे चैनल को स्क्रीन पर देख रहे हैं कि YouTube ने मेरे चैनल को DI मोनेटाइज कर दिया, तो इस समय मैं काफी हताश हूं और मेरा मन अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, जहां पर आपको रोजाना हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बेनाम आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस समय काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा आप लोगों को कहानियां लाने में। आप लोग ये तो जानते ही हैं, जो भी कहानीकार कहानी देता है वह उनको ऐसे नहीं देता। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर जितना भी आपसे हो सकता है उतना आप मदद कर सकते हैं। मैं कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। आपकी मर्जी हो तो ही करें, और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जो भी आप देंगे मैं उन पैसों को बेस्ट नहीं जाने दूंगा। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आदित्य शेखर की उम्र उस समय करीब 20 साल थी। वह मध्य प्रदेश के एक छोटे लेकिन शांत कस्बे सोनपुरा का रहने वाला था। सोनपुरा ऐसा कस्बा था जहां लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे कस्बे में गूंज उठती थी, और जैसे ही शाम ढलती, वैसे ही गलियां धीरे धीरे सूनी होने लगती थीं। आदित्य के पिता महेश शेखर कस्बे की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान सुबह ठीक 7 बजे खुलती और रात 9 बजे तक आसपास के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनी रहती थी। आदित्य की मां राधा शेखर स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में कार्यरत थीं। वह घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारियां बड़ी सादगी और समझदारी से निभाती थीं। आदित्य उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के कारण पूरे कस्बे में लोग उसे मजाक में प्रोफेसर कहकर बुलाते थे। उसने 12वीं तक की पढ़ाई सोनपुरा के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। इतिहास में गहरी रुचि होने के कारण उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक प्रतिष्ठित कॉलेज में BA ऑनर्स इतिहास में दाखिला ले लिया। माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से पैसे जोड़कर उसे दिल्ली भेजा था। दिल्ली आकर आदित्य ने मुखर्जी नगर इलाके में तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। कमरे की एक खिड़की सामने की सड़क की ओर खुलती थी, जहां दिन रात गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती रहती थीं। शुरुआत में दिल्ली की भागदौड़ और शोर शराबे ने उसे परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे वह इस जिंदगी का आदी हो गया। कॉलेज में उसके दो सबसे करीबी दोस्त बने। पहला था निखिल चौधरी, जो हरियाणा के रोहतक से आया था। लंबा दुबला पतला, हमेशा छटक रंगों की टी-शर्ट पहनने वाला और बिना रुके बोलते रहने वाला। वह कॉमर्स का छात्र था और हर बात को मजाक में बदल देना उसकी आदत थी। दूसरा दोस्त था समीर मल्होत्रा, जो दिल्ली के ही करोल बाग का रहने वाला था। स्वभाव से शांत, थोड़ा शर्मीला और कम बोलने वाला, लेकिन अगर किसी से दोस्ती कर ले तो उसके लिए जान देने से भी पीछे न हटे। वह भी आदित्य की तरह इतिहास का छात्र था। तीनों अक्सर कॉलेज के पीछे बने छोटे से पार्क में बैठकर पढ़ाई करते, चाय पीते और अपने अपने भविष्य के सपने बुनते। आदित्य कई बार कहता, पढ़ाई खत्म होते ही मैं सोनपुरा वापस लौट जाऊंगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलूंगा, ताकि हमारे जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिल सकें। निखिल हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता, अरे वाह प्रोफेसर साहब, दिल्ली की चकाचौंध भी आपको रोक नहीं पाई। आप तो सच्चे देशभक्त निकले। समीर गंभीर स्वर में कहता, आदित्य सही कह रहा है। छोटे शहरों में भी अच्छे संसाधन होने चाहिए, तभी असली बदलाव आएगा। इसी तरह उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल तरीके से चल रही थी। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना चिपकी हुई दिखाई दी। 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण, देवगढ़, हिमाचल प्रदेश। द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। पूरे कॉलेज में खुशी की लहर दौड़ गई। निखिल दौड़ता हुआ आदित्य और समीर के पास पहुंचा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, यार, आखिरकार इस जंगल में बसे कॉलेज से बाहर निकलने का मौका मिला।
आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, देवगढ़, सुना है बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़, हरियाली और शांति। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे चाचा वहां गए थे, कहते हैं वहां एक बहुत पुराना मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। जब फीस की बात आई तो एक पल के लिए आदित्य के मन में संकोच हुआ, लेकिन फोन पर ही उसके माता पिता ने उसे आश्वस्त कर दिया। मां ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम पैसे भेज देंगे, नई जगह देख, अनुभव ले। पिता ने समझाया, बस सावधान रहना, पहाड़ी रास्ते खतरनाक होते हैं। आदित्य का मन खुशी से भर गया। उसने तुरंत निखिल और समीर को बता दिया कि वह भी इस ट्रिप पर जा रहा है। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। आदित्य, निखिल और समीर एक ही डिब्बे में आमने सामने की सीटों पर बैठे थे। निखिल ने अपने बैग से बिस्कुट और चिप्स निकालते हुए कहा, चलो भाई, पार्टी शुरू करते हैं। पूरे 3 दिन की मस्ती। समीर खिड़की के पास बैठा बाहर का नजारा देख रहा था। उसने कहा, देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है, पेड़, पहाड़, दिल्ली का सारा धुआं जैसे पीछे छूट गया हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, सच कहूं तो दिल्ली की भीड़ से दूर जाना ही चाहता था। ये हरियाली देखकर सोनपुरा याद आ जाता है। निखिल जोर से हंसा, भाई तू तो अपने गांव की बात भी इतिहास के लेक्चर की तरह करता है, लगता है आगे चलकर कोई बड़ा लेखक बनेगा। तीनों जोर से हंस पड़े। पूरा डिब्बा उनकी हंसी और बातों से गूंज उठा। लेकिन आदित्य को क्या पता था कि जिस खूबसूरती को वह निहार रहा है, वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। देवगढ़ स्टेशन छोटा लेकिन बहुत साफ सुथरा था। वहां से सभी छात्रों को बसों में बैठाकर एक पुराने हेरिटेज लॉज में ले जाया गया। लॉज लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था। बाहर फूलों की बेलें फैली हुई थीं। लॉज के पीछे घना देवदार का जंगल था और उसी जंगल के बीच एक पुराना काले पत्थरों से बना मंदिर दिखाई देता था। मंदिर का शिखर टूटा हुआ था और उस पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। लॉज के मैनेजर, एक उम्रदराज व्यक्ति जिनका नाम हरनाम सिंह था, उन्होंने सभी छात्रों को लॉबी में इकट्ठा किया। उनकी आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा, बच्चों, आप सबका इस लॉज में स्वागत है। आप यहाँ 3 दिन रहेंगे, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। निखिल ने हंसते हुए पूछा, सर, नियम मतलब जंगल में जाने पर पाबंदी तो नहीं? हरनाम सिंह का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, हाँ बेटा, यही सबसे बड़ा नियम है। रात होने के बाद जंगल में बिल्कुल मत जाना, और खासकर उस पुराने मंदिर के पास तो भूलकर भी नहीं। लॉबी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। समीर ने धीरे से पूछा, क्यों सर, क्या वहां कोई खतरा है? यह सवाल समीर मल्होत्रा के मुंह से निकला। मैनेजर हरनाम सिंह ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वह कोई बहुत पुरानी और दबी हुई बात बाहर निकालने जा रहे हों। उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, खतरा, यह शब्द बहुत छोटा है बेटा। पुराने लोग कहते हैं कि उस मंदिर और जंगल के बीच एक ऐसी आत्मा का वास है जो साधारण नहीं है, वह बेहद शक्तिशाली है। लॉबी में सन्नाटा और गहरा हो गया। हरनाम सिंह ने आगे कहा, कहते हैं कि वह आत्मा बेहद सुंदर युवती का रूप धारण कर सकती है। वह खास तौर पर जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले उनके दिल में जगह बनाती है, फिर उनकी आत्मा को जकड़ लेती है। जो एक बार उसके वश में आ गया, वह फिर कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी की गुलाम बन जाती है। कुछ छात्र डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो कुछ ने इसे मजाक समझकर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन आदित्य शेखर ने गौर किया कि हरनाम सिंह की आंखों में मजाक नहीं, बल्कि एक गहरा और सच्चा डर झलक रहा था। आदित्य ने मन ही मन सोचा, ये सब पुराने अंधविश्वास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी पल उसकी नजर अनजाने में उस टूटे हुए पुराने मंदिर पर चली गई। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंड उतर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पर बर्फ रख दी हो। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। शाम होते होते कॉलेज स्टाफ ने जंगल के किनारे खुले मैदान में एक कैंप फायर का आयोजन किया। आग की लपटें ऊंचाई तक उठ रही थीं। चारों तरफ ठंडी हवा सनसनाती हुई घूम रही थी। छात्रों ने गाने गाए, किस्से सुनाए और हंसी मजाक किया। आदित्य थोड़ा अलग एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठा आग ताप रहा था। निखिल चौधरी और समीर मल्होत्रा अपने बाकी दोस्तों के साथ मस्ती में डूबे हुए थे। तभी अचानक आदित्य को महसूस हुआ जैसे जंगल के उस गहरे अंधेरे से कोई उसे घूर रहा हो। यह कोई सामान्य एहसास नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई उसकी सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक को देख रहा हो। आदित्य बेचैन हो उठा। उसने पलटकर जंगल की तरफ देखा।
वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने पेड़ों की काली डरावनी परछाइयां। उसी समय समीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ आदित्य, तू अचानक इतना चुप क्यों हो गया? चल ना, सबके साथ बैठ। आदित्य ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, ऐसे ही अजीब सा लगा, चल। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़कर चलने लगा, उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने तेजी से पलटकर देखा। कुछ ही पलों के लिए उसे लगा कि उस टूटे हुए मंदिर की एक खिड़की में कुछ चमक रहा है, जैसे दो जगमगाती हुई आंखें। वे आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थीं। आदित्य की सांस एक पल के लिए थम सी गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने आंखें मली और फिर ध्यान से देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद आग की रोशनी का असर होगा या फिर मेरी ही आंखों का धोखा। लेकिन यह कोई धोखा नहीं था। जंगल के उसी अंधेरे में पेड़ों के बीच एक चमकती हुई परछाई खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में सैकड़ों सालों का अकेलापन था और उसी के साथ एक नई तीव्र लालसा। वह पिशाचिनी थी। सैकड़ों वर्षों में पहली बार उसने एक ऐसा दिल देखा था जो साफ, कोमल और प्रेम के लिए तड़पता हुआ था। और वह दिल आदित्य शेखर का था। उसी पल उसने तय कर लिया, आदित्य अब उसका था। ट्रिप खत्म हुई। सब कुछ बाहर से शांत और सामान्य रहा। सभी छात्र वापस दिल्ली लौट आए। आदित्य ने खुद को समझाया कि मैनेजर की बातें बस डराने के लिए कही गई थीं और जंगल में जो कुछ उसने देखा था वह उसकी कल्पना भर थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। वापस आने के 2 दिन बाद की बात है। रात का समय था। आदित्य अपने मुखर्जी नगर वाले कमरे में अकेला गहरी नींद में सो रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी। कमरा सीलन भरी चुप्पी से भरा हुआ था। तभी अचानक उसे एक ठंडे स्पर्श का एहसास हुआ, जैसे बर्फ जैसी उंगलियां उसके नंगे पैर के तलवे को छू रही हों। नींद में ही वह करवट लेने लगा। उसने अपने पैरों को कंबल के अंदर समेट लिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह स्पर्श फिर लौटा। इस बार वह और ज्यादा साफ था, जैसे कोई उसकी टांगों को हल्के हल्के जकड़ रहा हो। वह ठंडा स्पर्श धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जांघों तक। आदित्य अभी भी नींद और जागने के बीच झूल रहा था। उसका दिमाग सपने और हकीकत के बीच फंसा हुआ था। फिर अचानक उसे साफ महसूस हुआ, कोई बहुत कोमल लेकिन पूरी तरह वास्तविक हाथ उसके शरीर को छू रहा था। यह एहसास इतना सजीव और डरावना था कि आदित्य की आंखें एकदम से खुल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह झटके से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बस एक अजीब सी ठंडी हवा जो कमरे में घूम रही थी। कांपती हुई दबी आवाज में उसने खुद से कहा, मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, जरूर कोई बुरा सपना रहा होगा। लेकिन वह एहसास इतना साफ, इतना शारीरिक था कि उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह उठकर बैठ गया और टेबल लैंप जला दिया। पीली रोशनी कमरे में फैल गई। उसने हर कोने को ध्यान से देखा। बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजा, खिड़की, सब कुछ वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। फिर भी उसे पूरा यकीन था, कोई था, कोई अदृश्य, कोई उसी कमरे में मौजूद। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर टिक गई जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। उसे महसूस हुआ वहीं से कोई उसे देख रहा है। डर की गांठ को निगलते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, कौन है वहां? बोलो, कोई है? जवाब में उसे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की, मधुर लेकिन खोखली सी खिलखिलाहट, बिल्कुल उसके कान के पास, जैसे कोई लड़की उसके कान के पास खड़ी होकर उसे चिढ़ा रही हो। वह आवाज इतनी साफ और इतनी पास थी कि आदित्य के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पीठ में झंझनाहट दौड़ गई। यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। और यही सच आदित्य शेखर की जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला था। उस एक रात के बाद आदित्य की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। बिस्तर पर बैठा बैठा वह कमरे की हर आवाज, हर हिलती हुई परछाई और हर बदलती हवा पर नजर रखे हुए था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कुछ है जो लगातार उसे देख रहा है। सुबह होते ही उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, मानो तेज रोशनी उसे उस अज्ञात भय से बचा लेगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, जरूर नींद में ही कुछ गलत महसूस हुआ होगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था। वह खिलखिलाहट, वह ठंडा स्पर्श, वह एहसास, सब कुछ बहुत ज्यादा वास्तविक था।
नहाते समय जब उसने आईने में देखा तो उसकी जांघों पर हल्के हल्के नीले निशान उभरे हुए थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे जोर से दबोचा हो। उन्हें देखते ही उसका खून सूख गया। उसने घबराकर कहा, यह क्या है? ये निशान कहां से आए? बिना देर किए उसने कपड़े पहने और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उस दिन वह पूरी तरह परेशान और बेचैन दिख रहा था। कॉलेज की कैंटीन में निखिल चौधरी और समीर मल्होत्रा उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आदित्य वहां पहुंचा, निखिल की नजर उसके पीले और थके हुए चेहरे पर पड़ी। निखिल ने चिंता भरे स्वर में कहा, अरे यार, तू आज बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, ठीक तो है? समीर ने गंभीर होकर पूछा। सच सच बता आदित्य, कल रात तू सोया भी था या नहीं? आदित्य ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है, फाइनल एग्जाम नजदीक है ना। लेकिन निखिल मानने वाला नहीं था। उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, झूठ बोल रहा है तू, कुछ तो छुपा रहा है। हम तेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमें बता। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद दोस्तों को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोलने की कोशिश की, उसे फिर वही अजीब सा एहसास हुआ जो देवगढ़ की ट्रिप के दौरान हुआ था। उसका गला सूख गया, जीभ लड़खड़ाने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हो। हड़बड़ाते हुए उसने कहा, अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह तेज कदमों से कैंटीन से बाहर निकल गया। निखिल और समीर एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। समीर ने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है निखिल, आज आदित्य बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। निखिल ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे जबरदस्ती रोक रहा हो, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। उस रात आदित्य ने सोने से पहले कमरे की हर चीज ध्यान से चेक की। दरवाजे की कुंडी ठीक से लगाई, खिड़की बंद की और एहतियात के तौर पर बिस्तर के पास एक बेसबॉल बैट भी रख लिया। उसने खुद से कहा, पिछली रात जो हुआ वो सब दिमाग का वहम था। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की और आंखें मूंदी, वह एहसास फिर लौट आया। इस बार सब कुछ और भी ज्यादा स्पष्ट था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया हो। गद्दा हल्का सा दबा, जैसे किसी का वजन पड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जड़ हो गया हो। फिर उसे एक स्पर्श महसूस हुआ। कोमल लेकिन बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके चेहरे पर घूमने लगीं, आंखों से गालों तक और फिर होंठों के पास। डर से कांपते हुए आदित्य ने कहा, प्लीज यहां से चली जाओ, मुझे छोड़ दो। जवाब में उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, मधुर लेकिन भीतर से खोखली। वह फुसफुसाहट भरी आवाज बोली, तुम मेरे हो आदित्य। ये सुनते ही आदित्य के प्राण सूख गए। उसने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली और तभी उसने उसे पहली बार साफ साफ देखा। उसके बिस्तर के किनारे एक बेहद सुंदर लड़की बैठी थी। लंबे घने काले बाल जो उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढके हुए थे, गोरी त्वचा लेकिन उसमें एक अजीब सी मुरझाई हुई रौनक, और उसकी आंखें काली, गहरी और किसी अनजानी चमक से भरी हुई। वह बिना पलक झपकाए आदित्य को देख रही थी। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी, डरावनी मुस्कान थी। आदित्य की आवाज गुम हो गई। वह बस उसे देखता रह गया। लड़की मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे धुआं। आदित्य बिस्तर पर पड़ा कांपता रहा। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूमता रहा। वह वही लड़की थी जो उसे देवगढ़ के जंगल में दिखाई दी थी। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। वह लड़की, वह पिशाचिनी, अब रोज रात को आने लगी। कभी वह दिखाई देती, कभी सिर्फ महसूस होती। वह आदित्य से बातें करने लगी। एक रात उसने बताया, मेरा नाम निशा है। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? निशा ने मीठी लेकिन बेरुखी भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, बस इतना ही काफी है। धीरे धीरे आदित्य के भीतर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वह अपने दोस्तों से कटने लगा। निखिल और समीर के फोन उठाने बंद कर दिए। कॉलेज जाना भी कम कर दिया। एक दिन निखिल और समीर खुद उसके कमरे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। निखिल ने जोर से कहा, आदित्य दरवाजा खोल, हम तुझसे मिलने आए हैं। अंदर से आदित्य की आवाज आई, जाओ, मैं ठीक हूं, पढ़ाई में बिजी हूं। समीर ने घबराकर कहा, आदित्य दरवाजा खोलकर तो दिखा, हमें भरोसा नहीं हो रहा कि तू ठीक है।
तभी दरवाजे के भीतर से एक और आवाज आई, एक औरत की जहरीली ठंडी फुसफुसाहट। चले जाओ, वो तुम्हारा नहीं है। निखिल और समीर की रूह कांप उठी। वे समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। डर के मारे वे वहां से चले गए। अगले दिन कॉलेज में निखिल ने आदित्य को एक लड़की से बात करते देखा। वह लड़की कॉलेज की नई स्टूडेंट लग रही थी। आदित्य हंस रहा था, खुलकर बात कर रहा था। निखिल को लगा शायद इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, इसी वजह से यह हमसे दूर हो गया है। लेकिन उसी शाम वह नई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की जांच भी बेकार रही। आदित्य सब समझ चुका था। उस रात निशा बेहद खुश थी। डरते हुए आदित्य ने पूछा, वो लड़की क्या तुमने? निशा मुस्कुराई, बिल्कुल बिना शर्म के। वह तुम्हें छूने की हिम्मत कर रही थी, निशा ने कहा। अब कोई और लड़की तुम्हारे पास आएगी तो उसका भी यही अंजाम होगा। तुम सिर्फ मेरे हो। तभी आदित्य को पूरा सच समझ में आ गया। निशा को साधारण लड़की नहीं थी, वह एक खतरनाक, शक्तिशाली और जानलेवा पिशाचिनी थी। आदित्य की हालत देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। महेश, शेखर और राधा शेखर हफ्ते में 2-3 बार फोन करने लगे, लेकिन आदित्य हर बार औपचारिक बातें करके फोन काट देता। आखिरकार एक दिन उसकी मां ने बिना बताए दिल्ली आने का फैसला कर लिया। जब वह उसके कमरे पर पहुंची और दरवाजा खुला तो उन्होंने आदित्य का पीला सूना चेहरा देखा। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू इतना दुबला कैसे हो गया? क्या हो गया है तुझे? आदित्य ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं मां, बस पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन राधा शेखर ने कमरे में फैली उस अजीब ठंडक को महसूस कर लिया। एक अनजाना बोझ जो साफ तौर पर कह रहा था, यह कमरा अब सिर्फ आदित्य का नहीं था। जैसे ही राधा शेखर आदित्य के लिए खाना बनाने रसोई में गईं, उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने पलट कर देखा। कमरे के कोने में पल भर के लिए एक औरत की धुंधली सी झलक दिखाई दी। उस औरत की आंखों में गुस्सा था, भयानक, जलन से भरा हुआ गुस्सा। डर के मारे राधा शेखर के मुंह से तेज चीख निकल गई। चीख सुनते ही आदित्य शेखर दौड़ता हुआ रसोई में पहुंचा। घबराकर बोला, क्या हुआ मां? मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, वहां एक औरत थी, वो मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। आदित्य सब समझ गया। यह निशा थी। उसे उसकी मां से जलन हो रही थी। उसी दिन आदित्य ने किसी तरह मां को समझाकर उन्हें सोनपुरा, मध्य प्रदेश वापस भेज दिया। उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मां, एग्जाम्स के बाद खुद घर आ जाऊंगा। लेकिन ट्रेन में बैठी राधा शेखर का दिल भारी था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, कोई अशुभ शक्ति, कोई प्रेतात्मा। इधर आदित्य अब पूरी तरह थक चुका था, मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो निशा या तो उसकी जान ले लेगी या फिर उसे पूरी तरह पागल बना देगी। एक दिन उसने हिम्मत करके इंटरनेट पर सर्च किया, दिल्ली के पास प्रेत बाधा का इलाज। उसे एक ब्लॉग मिला। उस ब्लॉग में किसी व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसी ही समस्या का जिक्र किया था और वहां एक तांत्रिक का नाम लिखा था, बाबा रुद्रनाथ। पता था कि वह दिल्ली से कुछ दूरी पर एक गांव में रहते हैं। आदित्य ने बिना देर किए उसी नंबर पर फोन मिला दिया। फोन उठाते ही एक गंभीर आवाज सुनाई दी, नमस्ते बाबा जी, क्या मैं बाबा रुद्रनाथ जी से बात कर रहा हूं? आदित्य ने डरते हुए पूछा। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा, बोलो, क्या परेशानी है? आदित्य ने देवगढ़, हिमाचल प्रदेश की ट्रिप से लेकर निशा के प्रकट होने तक सारी बात एक एक करके बता दी। बाबा रुद्रनाथ ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर गहरी आवाज में बोले, तुम्हारा सामना एक पिशाचिनी से हुआ है। वह तुम्हें अपना बनाना चाहती है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। आदित्य की सांस अटक गई। बाबा ने आगे कहा, कल सुबह ही मेरे आश्रम आ जाओ, एक पल की भी देरी मत करना। अगली सुबह आदित्य बाबा रुद्रनाथ के आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे अहम मोड़ बनने वाला है। आश्रम दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। जैसे जैसे उसकी गाड़ी आश्रम के नजदीक पहुंचती गई, वैसे वैसे उसे अजीब सी शांति महसूस होने लगी। आश्रम एक छोटी पहाड़ी की तलहटी में बना था। चारों ओर घने पेड़ और एक रहस्यमय सन्नाटा। अंदर पहुंचते ही एक युवक ने उसका स्वागत किया। आप आदित्य जी हैं ना? बाबा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा रुद्रनाथ एक साधारण सी कुटिया के बाहर बैठे थे। उम्र लगभग 50 साल, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज।
आदित्य को देखते ही उन्होंने गहरी सांस ली। बैठो बेटा, बाबा बोले। तुम्हारे चेहरे पर वो छाया साफ दिखाई दे रही है। आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता बाबा जी? बाबा हल्के से मुस्कुराए। जब कोई प्रेत योनि किसी इंसान से जुड़ जाती है तो उसके चेहरे पर काली छाया आ जाती है, और तुम्हारे साथ तो बहुत शक्तिशाली पिशाचिनी लगी हुई है। आदित्य ने सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। देवगढ़ की ट्रिप, रात की घटनाएं, निशा का आना। बाबा गंभीर हो गए। यह साधारण पिशाचिनी नहीं है। इसने सैकड़ों सालों में अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। यह तुम्हारी जान लेकर ही मानेगी। आदित्य की आंखों में डर साफ था। क्या कोई उपाय है बाबा जी? बाबा बोले, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। हमें इसे एक जादुई शीशे में कैद करना होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत साहस दिखाना पड़ेगा। बाबा ने आदित्य को 3 दिन आश्रम में रुकने को कहा। विशेष पूजा की तैयारी शुरू हुई। कुटिया के बीचों बीच एक यंत्र बनाया गया। चारों कोनों पर दीपक जलाए गए। दूसरे दिन बाबा ने आदित्य को एक ताबीज दिया। इसे हमेशा गले में पहनकर रखना। यह तुम्हें उसकी सीधी पकड़ से बचाएगा। तीसरे दिन बाबा एक पुराना काले फ्रेम वाला शीशा लेकर आए। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। यह साधारण शीशा नहीं है, बाबा बोले। इसमें खतरनाक शक्तियों को कैद किया जाता है। शाम होते ही बाबा ने आखिरी निर्देश दिए। आज रात जब वह आएगी, तुम्हें उसे इस शीशे के सामने लाना होगा। डरना मत, डर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाबा रुद्रनाथ एक कोने में छिपे हुए थे। रात के करीब 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। वह परिचित सिहरन लौटी और फिर निशा प्रकट हुई। आज वह और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। मीठी आवाज में बोली, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो? यह मुमकिन नहीं है। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। निशा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ा। निशा संदेह में थी, लेकिन उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वह शीशे के सामने पहुंची, बाबा रुद्रनाथ प्रकट हुए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। शीशा चमकने लगा। निशा की आंखें भय से फैल गईं। तुमने मुझे धोखा दिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन शीशे की शक्ति ने उसे खींच लिया। आदित्य, उसका हाथ पकड़ो, बाबा चिल्लाए। आदित्य ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा चीखी, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, यह प्यार नहीं, कैद है। धीरे धीरे निशा शीशे में समाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वह पूरी तरह शीशे में कैद हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली। काम पूरा हुआ, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने शीशे को एक लोहे की पेटी में बंद किया और शहर से दूर एक पुराने भूतहा मकान के तहखाने में छुपा दिया। इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना, बाबा ने चेतावनी दी। यह बात सिर्फ आदित्य शेखर और उस रहस्यमय शीशे के बीच की रह गई थी। किसी और को इस सच की भनक तक नहीं थी। अगले कुछ महीनों में आदित्य की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। वह फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध उस प्रतिष्ठित कॉलेज जाना शुरू करने लगा। पुराने दोस्तों से मिलने जुलने लगा और पढ़ाई पर दोबारा ध्यान देने लगा। निखिल चौधरी रोहतक हरियाणा और समीर मल्होत्रा करोल बाग दिल्ली को आदित्य के अंदर आया। यह बदलाव अजीब लग रहा था। एक दिन निखिल ने उससे सीधे पूछ ही लिया, यार आजकल तू कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है, कोई खास वजह? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं भाई, बस ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी को फिर से नए सिरे से जीना चाहिए। समय बीतता गया। आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज खत्म होने के बाद मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित एक बड़ी लाइब्रेरी में नौकरी करने लगा। यहीं उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या स्वभाव से शांत, समझदार और बेहद सुलझी हुई लड़की थी। पहले बातचीत हुई, फिर दोस्ती बढ़ी, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। आदित्य को लगा कि अब उसकी जिंदगी में अंधेरे का अध्याय खत्म हो चुका है। सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के लगभग 1 साल बाद की बात है। दिल्ली का एक कुख्यात चोर रजनीकांत उस पुराने सुनसान मकान के बारे में सुन चुका था। कहा जाता था कि उस मकान में पुराने जमाने की कीमती चीजें छुपी हुई हैं। एक अंधेरी रात रजनीकांत अपने एक साथी के साथ उस मकान में दाखिल हुआ। तहखाने का जंग लगा, ताला तोड़कर वे अंदर पहुंचे। रजनीकांत ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, यहां तो कुछ खास नहीं दिख रहा, बस पुराना कबाड़। उसका साथी बोला,
चल ऊपर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी रजनीकांत की नजर दीवार में आधी छुपी हुई एक लोहे की पेटी पर पड़ गई। उसने पेटी को बाहर खींचा और जोर से हिलाया। पेटी भारी थी। लगता है कुछ कीमती है, यह कहते हुए उसने पेटी खोलने की कोशिश की। जब पेटी नहीं खुली तो गुस्से में उसने उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। ताला टूट गया। अंदर रखा हुआ शीशा बाहर गिरकर चकनाचूर हो गया। अचानक तहखाने में एक बर्फीली हवा का झोंका घूम गया। अंधेरे में एक डरावनी खिलखिलाहट गूंजी। रजनीकांत का साथी घबराकर चिल्लाया, भाग यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा आजाद हो चुकी थी और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा क्रोधित थी। धुंध गहराने लगी। उसी धुंध के बीच से एक स्त्री की आकृति उभरी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर सैकड़ों सालों का गुस्सा। निशा ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, आखिरकार आजादी। उसने अपनी बाहें फैलाईं। तेज ठंडी हवा का तूफान उठा। रजनीकांत और उसका साथी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। निशा ने उन पर एक नजर डाली और हवा में घुल गई। उसका असली लक्ष्य कोई और था, आदित्य शेखर। उस वक्त आदित्य और अनन्या अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। आदित्य अब लाइब्रेरी में असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था। अनन्या एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। शामें साथ में चाय बनाने, खाना पकाने और भविष्य की योजनाएं बनाने में बीतती थीं। एक शाम अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है, कहीं घूमने चलें? आदित्य बोला, जरूर, तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगेगा? अनन्या ने कहा, हिमाचल चलें? तुम हमेशा कहते हो वहां का मौसम कितना अच्छा होता है। यह सुनते ही आदित्य का चेहरा एक पल के लिए बुझ सा गया। देवगढ़, हिमाचल प्रदेश की यादें उसके जहन में ताजा हो उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। हाँ, हिमाचल अच्छा रहेगा, उसने कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसने उसकी पहली जिंदगी तबाह की थी, वह अब दोबारा उसकी दुनिया में लौट चुकी है। उसी रात अनन्या रसोई में खाना बना रही थी। आदित्य लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। अचानक बालकनी का पर्दा जोर से हिल उठा। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। अनन्या ने आवाज दी, आदित्य, बालकनी का दरवाजा बंद कर दो, ठंड लग रही है। आदित्य जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे बालकनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसे घूर रही थी। आदित्य की सांसें थम गईं। वह पहचान गया था। निशा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझसे मिलते ही भाग गए, बुरा लगा। आदित्य पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से दरवाजा बंद किया और पर्दा खींच दिया। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आदित्य ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। लेकिन उस रात आदित्य की नींद फिर से टूट चुकी थी। अगले कुछ दिनों में वह निशा को बार बार देखने लगा। ऑफिस जाते वक्त, बाजार में, यहां तक कि अपने ही घर में। वह हमेशा दूर खड़ी रहती, जैसे किसी सही पल का इंतजार कर रही हो। एक रात अनन्या को तेज बुखार आ गया। आदित्य ने उसे दवा दी और सुला दिया। आधी रात आदित्य की आंख खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने देखा अनन्या बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। अनन्या, तुम ठीक हो? आदित्य ने पूछा। वह मुस्कुराई, बिल्कुल ठीक हूं प्यारे। लेकिन वह आवाज अनन्या की नहीं थी, वह निशा की आवाज थी। आदित्य की रूह कांप उठी। वह समझ गया, निशा ने अनन्या के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब एक ही रास्ता बचा था, बाबा रुद्रनाथ। और आदित्य ने तय कर लिया, इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही आदित्य शेखर घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अनन्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक रही थी। मीठी लेकिन जहर भरी आवाज में अनन्या बोली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वह बूढ़ा तांत्रिक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूं। आदित्य का खून जैसे जम गया। उसे एहसास हो गया कि निशा अब उसके विचारों तक पढ़ सकती थी। उसी रात आदित्य ने चुपचाप बाबा रुद्रनाथ को फोन करने की कोशिश की। फोन की घंटी जाती रही, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनन्या वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। वह बोली, किसे फोन कर रहे थे प्यारे? मैं तो यहीं हूं ना। आदित्य ने घबराकर फोन बंद कर दिया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है।
निशा सिर्फ वापस नहीं आई थी, बल्कि अब वह उसकी पत्नी के शरीर में रहकर उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। आदित्य अब एक अजीब दोहरी जिंदगी जी रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। वह रोज ऑफिस जाता, अनन्या के साथ खाना खाता, पड़ोसियों से हंसकर बात करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक भयानक सच से जूझ रहा था। उसकी पत्नी का शरीर उसके सामने था, लेकिन उस शरीर में अब निशा की आत्मा बस चुकी थी। एक शाम जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो अनन्या रसोई में खड़ी थी। उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम्हारी शर्ट पर लाल रंग का दाग है। आदित्य ने गौर किया। वाकई उसकी शर्ट के कॉलर पर हल्का सा लाल निशान था। उसने सामान्य दिखते हुए कहा, शायद कहीं लग गया होगा। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सर्द थी। लगता है कोई औरत तुम्हारे बहुत करीब आई थी, उसने कहा। आदित्य की रूह कांप उठी। उसे याद आया, ऑफिस में एक नई लड़की से हाथ मिलाते समय उसकी लिपस्टिक गलती से शर्ट पर लग गई थी। अब इसमें कोई शक नहीं था। निशा हर छोटी से छोटी बात पर नजर रख रही थी। आदित्य ने बेहद सावधानी से अगला कदम उठाया। उसने ऑफिस के एक भरोसेमंद सहयोगी का फोन इस्तेमाल करके बाबा रुद्रनाथ को मैसेज भिजवाया। इस बार किस्मत ने साथ दिया। बाबा का जवाब आया और उन्होंने एक गुप्त जगह पर मिलने को कहा। अगले दिन ऑफिस के बहाने आदित्य बाबा से मिला। बाबा अब पहले से कुछ ज्यादा थके और बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही तेज थी। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पहले से अंदाजा था कि वह लौटेगी। शीशा टूट चुका था, है ना? आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता चला बाबा जी? बाबा हल्के से मुस्कुराए। कुछ शक्तियां देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वह तुम्हारी पत्नी के शरीर में है। आदित्य ने पूरी बात बता दी। कैसे निशा ने अनन्या के शरीर पर कब्जा किया और कैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। इस बार काम आसान नहीं है। हमें उसे शरीर से बाहर निकालना होगा, और वो भी बिना अनन्या को नुकसान पहुंचाए। बाबा ने योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे आदित्य के घर चाचा प्रकाश बनकर आएंगे। एक हफ्ते बाद बाबा साधारण कपड़ों में आदित्य के घर पहुंचे। अनन्या ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा और बोली, स्वागत है चाचा जी। लेकिन आदित्य ने उसकी आंखों में वह अजीब चमक देख ली। निशा को शक हो चुका था। 3 दिन तक बाबा ने चुपचाप घर में सुरक्षा के उपाय किए, मंत्र, विभूति, ताबीज, सब कुछ। लेकिन निशा भी शांत नहीं बैठी। एक रात अचानक अनन्या को तेज बुखार आ गया। वह बिस्तर पर तड़पने लगी। आदित्य घबरा कर बोला, डॉक्टर बुलाऊं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह बुखार नहीं है, यह निशा की चाल है। जैसे ही बाबा ने ताबीज रखा, अनन्या की आंखें खुली, पूरी तरह काली। निशा की आवाज गूंजी, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं सैकड़ों साल से जिंदा हूं। कमरे की लाइटें बुझ गईं, हवा में डरावनी हंसी फैल गई। लेकिन अंततः पूर्णिमा की रात आई। बाबा ने विशेष यंत्र बनाया, दीपक जले, मंत्र गूंजे। आदित्य ने अनन्या से बात करते हुए उसकी यादों को जगाया। पहली डेट, समुद्र की यात्रा, मां के हाथ का अचार। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। असली आत्मा भीतर से लड़ रही थी। आखिरकार एक तेज रोशनी अनन्या के शरीर से निकली। वह निशा की आत्मा थी। दर्द भरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर अकेला कर दिया। आत्मा धीरे धीरे शीशे में समा गई। इस बार कोई विरोध नहीं था, सिर्फ गहरी उदासी। कुछ दिनों बाद बाबा उसे लेकर उन दूरस्थ गुफाओं की ओर निकल गए। जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी, यह स्थायी समाधान नहीं है। समय बीता। अनन्या ठीक हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। 1 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। उस रात आदित्य ने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी। एक सुंदर स्त्री दूर से मुस्कुराती हुई। आदित्य की सांस रुक गई। वह निशा थी या कोई और? परछाई हाथ हिलाकर गायब हो गई। आदित्य ने खिड़की बंद की, अपनी सोती हुई बेटी को देखा और धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ सायाएं हमेशा पीछे चलती हैं। तो साथियों, यह थी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के पास दिख रहे हाइप ऑप्शन को दबाना न भूलें, ताकि मुझे और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।